Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरीज लॉ एग्जैक्टली मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के टाइम पे कॉन्सेप्ट बताया है सॉल्युबिलिटी के लिए कि अगर प्रेशर में इंक्रीज़ करूँगा गैस का तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज़ होगी। इन एक्चुअल जो हेनरीज लॉ है वो गैस की सॉल्युबिलिटी ही बताता है लिक्विड में, ठीक है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में बताने के लिए हेनरीज लॉ मेरे पास है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है। अगर मुझे लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना है तो गैस के पार्टिकल्स आपको पता है गैस यहाँ पे है, मुझे इस गैस को इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है। जाहिर सी बात है गैस को प्रेशराइज करके और इस लिक्विड के अंदर पहुँचाना होगा। अब देखिए गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा मीन्स गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा लिक्विड के सरफेस पे, ये गैस उतना ही ज़्यादा डिसॉल्व होगा इस लिक्विड में। मीन्स ये है कि जो कंसंट्रेशन होगा गैस का इन द लिक्विड यानी कि इन द सोल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस गैस के पार्शियल प्रेशर के, यानी कि इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड होगा उसके प्रेशर के। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीजी, बट हम कन्वीनियंस के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कर लेते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल इक्वल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ KH इंटू C आता है। KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट, ये KH जो है वो हेनरी का कांस्टेंट है। अब देखिए आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बताते टाइम पे ये बात भी बताई थी कि सॉल्युबिलिटी चेंज होते रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और गैस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो KH की वैल्यू है ये टेम्परेचर के साथ वैरी होती रहती है। ये टेम्परेचर वेरिएंट है, ये परफेक्ट कांस्टेंट नहीं है। याद रखिएगा कि हेनरीज लॉ की वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर वेरिएंट है, टेम्परेचर के साथ वैरी होती रहती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। अब देखिए मेरे पास ये एक फॉर्मूला डेवलप होता है P = KH × C। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास जो ऊपर गैस है उसका प्रेशर ये है, ये P टोटल प्रेशर नहीं है। जिस गैस को मुझे डिसॉल्व करना है यानी कि जिस गैस का कंसंट्रेशन मुझे इन द सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसी गैस का पार्शियल प्रेशर मुझे यहाँ पे लेना होगा, ओके। अच्छा ये हो गया मेरा हेनरीज लॉ। अभी हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं तो आपकी बॉडी में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे हेनरीज लॉ का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। आप जब एयर को लेते हैं तो एयर आपके लंग्स तक पहुँचता है, लंग्स से उसको वापस प्रेशराइज करके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक पहुँचता है। टिश्यू में वो ऑक्सीजन रिलीज़ कैसे होता है तो अभी यहाँ पे प्रेशर हाई था, प्रेशर हाई होने की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व था, लेकिन जब वो टिश्यू तक पहुंचा तो वहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे इतना डिक्रीज़ हो गया कि उस प्रेशर के डिक्रीज़ हो जाने की वजह से टिश्यू में पहुँचते ही ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगा। समझ में आ रहा है? यानी कि हेनरीज लॉ का जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया वो वहाँ पे हो रहा है, ओके। अच्छा इसके बाद एक सेकेंड एप्लीकेशन, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया आपकी बॉडी में। एक सेकेंड एप्लीकेशन जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो ऑक्सीजन एयर का टैंकर लेके जाते हैं उस एयर के टैंकर में हीलियम मिक्स कर दिया जाता है। हीलियम मिक्स करने का रीज़न ये है, हीलियम इंक्रीज़ करते ही नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जब उस एयर में कम रहता है यानी कि नाइट्रोजन इन प्रपोर्शन जब डिक्रीज़ हो जाता है तो नाइट्रोजन का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे जैसे डाइवर्स सी बॉटम पे पहुंचता है यानी कि सी लेवल में नीचे जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है उसके ऊपर। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वेन्स में नाइट्रोजन मिक्स होने से स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड के साथ में। नाइट्रोजन जब मिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन की मिक्सिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वापस वो ऊपर आता है डाइवर सरफेस की तरफ तो सरफेस की तरफ आने के टाइम पे प्रेशर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से नाइट्रोजन जल्दी से बाहर आने की कोशिश करता है और जब नाइट्रोजन रिलीज़ होने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे बहुत पेन होता है। इस पेन की कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, बेंड्स, ठीक है।
तो इसे बेंड्स कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपने देखा है कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो माउंटेन क्लाइंबर्स भी अपने साथ एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि इन एक्चुअल जब हम हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, यानी कि जब पर्वतों पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। अब याद रखिएगा, सी लेवल से ऊपर जैसे जैसे मैं जाता हूँ प्रेशर डिक्रीज होता है, सी लेवल से नीचे जैसे जैसे जाता हूँ प्रेशर इंक्रीज होता है। अब जब हाई एल्टीट्यूड्स पे पहुँचते हैं, वहाँ प्रेशर कम हो चुका होता है। प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाने की वजह से आदमी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, तो उसको डिजीनेस फील होता है, वो अनकॉन्शियसनेस फील करने लगता है। ठीक है, इसीलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के टैंकर्स लेके जाते हैं। ये तो कुछ एप्लीकेशंस हो गए। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन देखिए। पहली बात तो ये है, ये गैस और ये लिक्विड आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ये आपको पता है, मिक्सचर कभी भी दो चीज़ों का तभी बनेगा जब दोनों सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्ट ना करते हो। ठीक है, तो गैस और लिक्विड नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, ये जो गैस की कंडीशन है, ये जो गैस की स्टेट है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में ना हो। इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा तो ये प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये है, इस गैस को आइडियल बिहेवियर का होना चाहिए। आइडियल बिहेवियर का मतलब ये है कि प्रेशर बहुत हाई नहीं करना है, बहुत हाई प्रेशर पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, हेनरीज लॉ बहुत हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर लूज कर देता है गैस। ठीक है, यानी कि लो प्रेशर्स और हाई टेम्परेचर्स पे हेनरीज लॉ परफेक्टली एप्लीकेबल होता है। अगर हाई प्रेशर हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस हैं। बाकी नेक्स्ट हमको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे सिंपल सी बात जो आपको समझनी है वो ये है, मान लीजिए ए एक लिक्विड है, ए एक लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है कि आप हीट करें या ना करें, इसके वेपर्स फॉर्म होते रहते हैं। इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये होता कैसे है इस बात को समझिए। मैंने कहा हीट करें या ना करें, अगर आप हीट नहीं करेंगे तो भी इवेपोरेशन होगा, वेपर्स ए के फॉर्म होंगे। ये होगा कैसे एग्जैक्टली? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ए के, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। सिंस ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, आपको भी पता है, ये रैंडम मोशन करेंगे। और जब ये रैंडम मोशन करते रहेंगे तो फिर सरफेस के भी पार्टिकल से जाके कोलाइड करेंगे। और जब ये सरफेस के नीचे से कोई पार्टिकल जाके सरफेस के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो ये ठीक वैसे है कि जैसे आप एक ऐसी छत पे खड़े हैं जिस पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री के पास अगर आप खड़े हैं और अंदर से कोई आकर के स्ट्राइक कर जाए आपसे, तो आप बाउंड्री के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जब नीचे से कोई पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है तो वो अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देता है सरफेस के पार्टिकल को, और वो सरफेस का पार्टिकल ऊपर चला जाता है। इसको मैं इवेपोरेशन कहता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने इसमें बी को डिसॉल्व किया, बी एक सॉलिड है, इट्स ओके, और वो वोलाटाइल है। ठीक है, बी एक वोलाटाइल सॉलिड है, वो मैंने इसमें डिसॉल्व किया। जब मैं उसको इसमें डिसॉल्व करूँगा तो जाहिर सी बात है डिसॉल्व होने के बाद वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब B सिंस वोलाटाइल है, इसलिए B के भी वेपर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। B के भी वेपर्स यहाँ पे फॉर्म हों। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, B यहाँ जितना ज़्यादा डिसॉल्व रहेगा, B के वेपर्स भी उतने ही ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, इस बात को कैसे समझना है आपको? इस बात को ऐसे समझना है कि B का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे B के गैस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझना है।
जब मैंने केवल ए लिया था उस टाइम पे ये वेपर चारों तरफ कुछ प्रेशर लगा रहा था, नीचे भी। इस वेपर का जो भी प्रेशर इस पे लगता था दैट वाज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का वेपर प्रेशर था। अब यहाँ पे ए का भी वेपर प्रेशर है और बी का भी वेपर प्रेशर है। इस बात को समझिए कि ए यहाँ जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, बी यहाँ जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स ये है एक्स ए जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, पी ए जितना ज़्यादा होगा एक्स ए उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो आपको बात समझनी है वो ये है कि पी ए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि इसमें ए जितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ए जितना अधिक होगा यहाँ पे उतना ही अधिक यहाँ ए का वेपर फॉर्म होगा। एंड ऑल्सो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब राउल्ट्स लॉ क्या है एग्जैक्टली? द वेपर प्रेशर ऑफ a volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। The vapor pressure of a volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. ठीक है, this is the राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक बार और फिर से समझ लीजिए। द वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट विच इज वोलाटाइल मीन्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। ओके, अच्छा, अब यहां पे मैंने दो चीज़ें ली हैं ए एंड बी। मैंने एज्यूम किया कि ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, और मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे जो वेपर है उनमें ए का वेपर प्रेशर पी ए है और बी का वेपर प्रेशर पी बी है। तो अब आपके पास जो राउल्ट्स लॉ है उसके बेसिस पे पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब मैं जब इस पी ए इज इक्वल टू करूँगा तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का आता है जिसको मैं पी नॉट ए कहूँगा। ये पी नॉट ए क्या है? जब ए प्योर कंडीशन में है और ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1 atm है, उस केस में यहाँ पे जो वेपर ए का है वो जितना प्रेशर लगा रहा है उसको मैं पी नॉट ए या स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर कहता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही पी बी के लिए कॉन्सेप्चुलाइज करूँ तो देयर विल बी पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं इस सोल्यूशन पे टोटल प्रेशर काउंट करूँ पी टी, दैट विल बी पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो इट विल बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जब कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ाया था वहाँ पे एक बात बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन के बारे में याद रखिएगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। वहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, एक्स ए की जगह मैं 1 माइनस एक्स बी रख दूँगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ देन इट विल बी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए माइनस एक्स बी अगर मैं कॉमन ले लूँ इट विल बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये चीज़ याद रखिएगा, आईएससी सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स में ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगर मैं इसी को बी के टर्म में लिखूँ तो व्हाट विल बी, इट विल बी पी नॉट बी माइनस एक्स ए एंड हियर वी विल गेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। जस्ट चेंज ऑल द ए विथ बी। ठीक है, एक्सचेंज कर देना है, ए की जगह बी लिख देना है।
सो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस एक्स ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आओगी। दिस इज द हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कहा कि मैं एक साथ सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा और कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं वो उन्हीं में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel.